गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। 20 बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग संजीवनी बैच चला रहे थे, जिसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा था। तो उसी में हम लोग एमसीक्यू सीरीज के तहत इसमें डिटेल्स एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन के साथ चीज़ों को अवेलेबल करा रहे थे, जिसमें हम लोग करंट जो कवर कर रहे थे पीआईबी, द हिंदू, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण और भी ऑफिशियल जो साइट होते हैं गवर्नमेंट है उससे संबंधित करंट को कवर किया गया था, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, उसको महत्वपूर्ण रूप से दिया जा रहा था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नवंबर एमसीक्यू पर, जो महत्वपूर्ण रूप से आपको कवर किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ आप लोग को जीएस के भी रिवीजन बैच गूगल मीट पर कराया जा रहा था। तो लगातार हम सोर्स आपका था, कॉन्सेप्ट हमारा था, तो इसी तर्ज पर हम चीज़ों को लगातार कवर कर रहे थे। तो हम लोग कवर कर चुके थे आपको लास्ट भारतीय अर्थव्यवस्था, और आज लास्ट जो होगा बिहार विशेष तक। तो लगातार डे 1 से हम चीज़ों को कवर कर रहे थे, अर्थात 1 दिसंबर से कवर कर रहे थे इसे। तो अंतिम पायदान पर हम लोग पहुंच चुके हैं बिहार विशेष के तौर पर। तो जो आपको इसके लिए पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पर शेयर किया गया है, तो आप वहां से इसका पीडीएफ अवेलेबल ले सकते हैं, उससे संबंधित चीज़ों को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग 11 दिसंबर को आप लोग के लिए होलिस्टिक रिवीजन बैच रखे हैं करंट के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें एमसीक्यू फॉर्म में चीज़ों को कवर करेंगे, जो आपको लास्ट समय उसे करके जाने से क्या होगा, आप पॉजिटिव माइंडसेट से चीज एग्ज़ाम हॉल में जा पाएंगे, ताकि आपके करंट के महत्वपूर्ण जो सेक्शन बचे हुए उसको भी कवर किया जा सके। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो आज का प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, ट्यूलिप ब्रांड क्या है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय था यह। ट्यूलिप ब्रांड क्या है, तो ऑप्शन दिया गया, महिलाओं के स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए आरंभ की गई एक योजना के तर्ज पर। दूसरा है, वंचित कारीगर समुदायों के को अपने उत्पाद बेचने में सहायता देने के लिए ई बाजार के तौर पर इसे जाना गया है, ट्यूलिप ब्रांड को। या ऑप्शन सी, ट्यूलिप फूलों के बाजारों को और भी विस्तारित रूप देने के लिए एक ब्रांड के तौर पर इसे सृजित किया जा रहा है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके थोड़ा सा डिटेल्स चीज़ों को हम जब देखते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो ट्यूलिप ब्रांड है लॉन्च किया गया था वंचित कारीगर समुदायों को अपने उत्पाद बेचने में सहायता करने भारत सरकार द्वारा यह इनिशिएटिव लिया गया है। जहां पर ध्यान रखिएगा, जो इसका उद्घाटन किसी सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री द्वारा शिल्प समागम मेला 2024 जो 5 से 15 नवंबर को आयोजित किया गया था, उसमें इसे लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसके संदर्भ में आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती, कब लॉन्च किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, ये सब चीज़ें याद रखनी है। ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है ट्यूलिप का, तो प्रारंभिक जो पारंपरिक कारीगर को उत्थान, उसके आजीविका कार्यक्रम से इसे देखा जा रहा है, जहाँ पर ई बाजार आपको उपलब्ध कराया जाएगा। एक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सफाई जो कर्मचारी होते हैं, विकलांग व्यक्तियों के संबंधित कारीगर भारत और विदेश में अपने उत्पाद को बेच पाएंगे। तो इसके लिए ई बाजार कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है ट्यूलिप योजना के तहत। तो यह कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, शिल्प समागम मेला जो 2024 में आपको 5 से 15 नवंबर आयोजित हुआ था, तो वहाँ पर इसे लॉन्च किया गया था। तो इसके साथ साथ एक चीज़ याद रखिएगा, जो सामाजिक जो न्याय था अधिकारिता मंत्रालय के जो मंत्री हैं, जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, शिल्प समागम 2024 में इसका उद्घाटन करते हैं। और शिल्प समागम मेला 2024 के दौरान मंत्री ने ई मार्केट प्लेटफॉर्म ट्यूलिप का क्या किया, शुभारंभ किया। तो ये सब सारे फैक्ट याद है, कब इसे लॉन्च किया गया, किन के द्वारा लॉन्च किया, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इस सारे जो 2 पॉइंट आपको कवर करके जाने हैं। तो इसका ए का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जिसमें ई बाजार कॉन्सेप्ट लेकर आता है, जो वंचित कारीगर अभी तक हैं जो उसके उत्पाद को बेचने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1 का क्या होगा सही उत्तर, 1 का बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न को जब देखते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न में भी जो चीज़ें आपको कवर की गई, तो इसमें देखिए, एक जल उत्सव चर्चा का विषय था। हाल ही में मनाए गए जल उत्सव के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसका आयोजन नीति आयोग के द्वारा किया गया, क्या ऐसा किया गया था, या इसके तहत 20 आकांक्षी जिलों में 20 राज्यों में अर्थात ब्लॉकों में 15 दिवसीय जल उत्सव का आयोजन किया गया। इसके कुछ डिटेल्स चीज़ों को देखते हैं, तो सबसे पहले याद रखना है कि यह नीति आयोग के द्वारा आपको 6 से 20 नवंबर को आयोजित किया गया था, जहां 20 आकांक्षी जिलों जो 20 राज्यों में स्थापित है, वहां पर ब्लॉक में 15 दिवसीय आपको जल उत्सव का आयोजन किया गया। तो ये याद रखना, 15 दिवसीय जल आयु उत्सव था। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कब से कब, 6 से 20 नवंबर, ये फैक्ट याद रखना है।
इसका उद्देश्य क्या था? जल संरक्षण, प्रबंधन, स्थिरता के प्रति जागरूकता बढ़ाना। जैसे कि जल संरक्षण लगातार एक विषय बना रहा, जब हम जलों के संसाधनों के लिए प्रबंधन की बात करते हैं, कुप्रबंधन को कैसे बेहतर किया जा सके, इन सभी बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको इसके लिए स्थिरता के लिए बात की जाती है, उसके लिए जागरूकता की बात होती है। तो इसके लिए आपको जल उत्सव आपको 15 दिवसीय मनाया जा रहा है, जो 20 आकांक्षी जिलों में शामिल है। अब इसके साथ भारत सरकार तो बहुत से जल प्रबंधन के लिए काम कर रहा है, जैसे मिशन अमृत सरोवर, मिशन जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, ये सब कॉन्सेप्ट पहले से भी चले आ रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पर रिवीजन रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कुछ बनेंगे, तो आपको थोड़ा सा मिलाने के लिए, जैसे कूट मिलान के लिए ये दे सकता है। तो ध्यान रखिए, प्रत्येक जिले के 75 जिले निकायों के विकास और क्रियाकलाप करने के लक्ष्य को सृजित करने के लिए मिशन अमृत सरोवर को लाया गया था। वहीं जल जीवन मिशन लक्ष्य क्या है? 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराना, यह लक्ष्य रहा है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको इसको रिवीजन करके जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ पानी की कमी, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नल के पानी आपूर्ति ध्यान देना, थोक जल अंतरण, जो उसके बाद क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं को शामिल करना, इसके तहत महत्वपूर्ण एक लक्ष्य बनाकर काम किया जा रहा था। वहीं जल शक्ति मंत्रा अभियान के तहत हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यह कार्यक्रम जल संरक्षण प्रबंधन के लिए संकटग्रस्त जो जिले हैं उसको आयोजित किया जा रहा था। यहाँ पर कैच द रन अभियान आप लोगों को चलाया जा रहा था। इससे संबंधित मैंने आप लोग को एमसीक्यू कराया भी है, शुरुआती जो एमसीक्यू महीनों में थे उसमें कराया गया था, इसे जरूर आप लोग देख के जाइएगा। यहाँ पर सभी जिलों में, ग्रामीणों में, शहरी क्षेत्रों में कवर करने के से लॉन्च किया गया था। उसका उद्देश्य था और वर्षा के जल को एकत्रित करना, उससे उसके भूमि जो भू स्तर है उसको क्या करना, बढ़ाना, इसका लक्ष्य रहा था। इन सारी योजनाओं को थोड़ा सा रिवीजन करके जाने की आवश्यकता। प्रश्न पर जब लौटते हैं तो इसका सही उत्तर दिखता है क्या है, कि नीति आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया, इसका आयोजन किया गया था। वही 20 आकांक्षी जिलों में 15 दिवसीय जल उत्सव का आयोजन किया गया। तो अर्थात हमारा दोनों कथन सही है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया गलत, इसका मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो दो का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग उत्तर दे सकते हैं, चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, एशियन बौद्धिस्ट समिट, जिसे एबीएस कहते हैं, का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, इस प्रकार के प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा क्या करना है, इसके बारे में डिटेल्स पहले आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले याद रखना है क्या है, कि यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह कहाँ किया गया? 5 नवंबर से लेकर 6 नवंबर के बीच किया गया, 5-6 को किया गया। और भारत के संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा आपको प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। विषय क्या रखा गया था? एशिया को मजबूत करने में बौद्ध धर्म का भूमिका, अर्थात बौद्ध भूमिका की बात हो रही है, बौद्ध धर्म के भूमिका की बात हो रही है, बौद्ध धर्म के विस्तार की बात हो रही है। इसके संबंधित चीज़ों को याद रखिए। यहाँ से आपको हिस्ट्री के पार्ट में आपको प्रश्न पूछ सकता है, एशियंट हिस्ट्री में, तो आप इसको अच्छे से करके जाने की आवश्यकता है। रिवीजन करके आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा। इस सम्मेलन में 32 देशों के लोग, उससे 160 से अधिक प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी इसमें शामिल होते हैं। सब फैक्ट जरूर याद रखना है। उसके बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण जब हो जाता है, उनके अनुयायियों के द्वारा 3 महत्वपूर्ण परंपराओं का जन्म दिया, जिसमें थेरवाद की बात होती, महायान की बात होती, वज्रयान की बात होती है। तो ये सब सारे आपको कहाँ से कवर करने हैं? आपको हिस्ट्री का जो एंशिएंट हिस्ट्री में जो टॉपिक है बौद्ध धर्म, उनसे संबंधित जो नीतियाँ रही हैं, उनके विचार रहे हैं, उनको जरूर आप देख के जाइएगा, रिवीजन करके जाइएगा। वहीं हम जब भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की बात करते हैं, जिसके द्वारा आयोजन किया गया था, तो ध्यान रखिए, इसको वर्ष 2022 में बुद्ध भूमि वंदन यात्रा आयोजन किया गया था। ये सब सारे फैक्ट कवर करना है। इसके बाद जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका जैसे देशों में बौद्ध विद्वानों को भारत के बौद्ध स्थलों का पता लगाने, उसकी बौद्ध विरासत के बारे में जानने में मदद मिल रही। तो जिस तरीके से देखते हैं आप, भारत में बौद्ध धर्म का विकास, खासकर बिहार में बौद्ध धर्मों का जो विकास क्रम रहा है, वो कहीं ना कहीं बौद्ध विचारों को और भी सृजित किया है। तो इसी तरीके से नई दिल्ली में स्थित एक बौद्ध छत्र निकाय है, जो विश्व भर में बौद्धों के लिए एक साझा मंच के तौर पर काम करता है। ये सब सारी चीजें को याद रखना है। तो इसका सही उत्तर प्रश्न का क्या हो जाएगा? आपको नई दिल्ली याद रखना है, ठीक है ना। ऑप्शन डी, आपको नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो 3 का क्या हो गया? 3 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
डी हो जाएगा, थ्री का डी हो जाएगा, इसे याद रखना। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, हाल ही में आपको नौसेना के द्वारा आपको महासागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया, तो इसमें शामिल देशों की सूची पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आपको महासागर का तीसरा संस्करण आपको जब आयोजित किया जा रहा है, इसके संदर्भ में क्या करना है कि सबसे पहले याद करिएगा ये आयोजन कब से हो रहा है। 2023 से आपको आयोजित किया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा ये वर्ष में 2 बार होता है, वर्ष में 2 बार इसका आयोजन किया जाता है, तो इसलिए यह तीसरा आयोजन होगा। तो यह ध्यान रखिएगा, इस संदर्भ में आपको प्रश्न पूछ सकता है। सबसे पहले याद रखिएगा इसमें कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा अभ्यास के दौरान आपको तीसरे संस्करण में बांग्लादेश आपको शामिल थे। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी जो है, बांग्लादेश शामिल हुआ था। इसी तरीके से आपको याद रखना है कोमोरोस, कोमोरोस ने शामिल हुआ था। इसके साथ साथ केनिया, ये सब जो देश थे आपको शामिल हुए थे। साथ साथ मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, तंजानिया, श्रीलंका जैसे देश आपको शामिल हुए। तो इस तरीके से आप देखते हैं इसमें केनिया भी दिया हुआ है, मालदीव भी दिया हुआ, मॉरिशस और मेडागास्कर। अर्थात हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा, 4 का डी आपको सही उत्तर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जानकारी के बारे में कुछ देखें तो सबसे पहले याद रखिएगा कि मेडा जो महासागर का तीसरा संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आपको वर्चुअल जो इंटरेक्शन के तौर पर आयोजित किया गया, जहां पर विषय क्या रखे गए थे? विषय आपको हिंद महासागर क्षेत्र में आम समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए प्रशिक्षण सहयोग के रूप में इसको विषय बनाया गया था। जहां पर हम मेरी टाइम हेड ऑफ द जो एक्टिव सिक्योरिटी एंड द ग्रोथ ऑफ ऑल इन रीजन है, जिसका सबका फर्स्ट जो लेटर है उसको जोड़कर महासागर आपको यह अभ्यासी संस्करण मनाया गया। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। आप ध्यान रखिएगा इसमें क्या है, सुरक्षा, सक्रिय सुरक्षा की बात करता है, विकास की बात करता है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर आपको ध्यान रखना है। भारतीय नौसेना की प्रमुख पहल के तौर पर भी जाना जाता है। वर्ष 2023 में इसका आयोजन किया गया और वर्ष में 2 बार आपको आयोजित किया जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अगर हम बात करें तीसरे संस्करण में शामिल देशों की बात करें, तो हिंद महासागर के तटीय देश जैसे बांग्लादेश, कोमोरोस, केनिया, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका, तंजानिया देश शामिल हुए थे। अब इसी तरीके से एक फैक्ट ये और भी याद रखना है कि इसी महीने में, नवंबर के महीने में, आस्ट्रा हिंद अर्थात जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के द्वारा आपको तीसरा संस्करण नवंबर 2024 में महाराष्ट्र के पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है राष्ट्रीय हिंद कहाँ आयोजित किया गया था? तो पुणे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथन क्या है, उस समय क्या पूछ रहा है, सही कथन क्या है? तो यहाँ पर पहला कथन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना पीएम विजया लक्ष्मी को मंजूरी दी। क्या ये कैसा कथन सही है? तो ये कथन बिल्कुल सही है हमारा। और मेधावी जो विद्यार्थी को उनके शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, क्या ये कथन सही है या गलत है? इसके संदर्भ में सबसे पहले याद रखिएगा ये मेधावी विद्यार्थियों के लिए उनके शिक्षा, तो मेधावी विद्यार्थी किन के लिए? तो यहाँ पर समग्र की बात नहीं हो रही, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। समग्र विद्यार्थियों की बात नहीं हो रही है, सभी विद्यार्थियों की बात है, सभी मेधावी विद्यार्थियों की बात नहीं हो रही है, सभी स्तर के शिक्षा की बात नहीं हो रही है। अर्थात हम माध्यमिक की बात कर ले, उच्च माध्यमिक की बात कर ले, तो इसके लिए नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना है क्या किसके लिए हो रहा है? जो उच्च शिक्षा के मेधावी छात्र, उच्च शिक्षा के मेधावी छात्र, उच्च शिक्षा के मेधावी छात्र हैं, उनके लिए यह वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो यहाँ पर फैक्ट को थोड़ा सा जाना, कौन सा कथन सही है? तो केवल हमारा एक कथन सही है। अगर हम इसके कॉन्सेप्ट पर जाए, कुछ चीज़ों को देखें, तो सबसे पहले याद रखना है कि 6 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता जो केंद्रीय मंत्रिमंडल आपको गठित हुई थी, उसमें आपको निर्णय जो लिए गए थे, केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना पीएम विजया लक्ष्मी को मंजूरी दी। यह क्या करेगा? मेधावी विद्यार्थी को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, ताकि वित्तीय बाधाएं किसी को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोक सके। इस तरीके से कॉन्सेप्ट को लेकर आया गया था, जहां पर क्या होगा, छात्रों को संपार्श्विक मुक्त मुक्त गारंटी मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। तो ऋण आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा कि पीएम विजया लक्ष्मी पोर्टल आपको लॉन्च करेगा, जिसमें भुगतान ई वॉचर सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी के वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, किस बैंक के करेंसी से आपको यहाँ पर माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएंगे वित्त? तो यहाँ पर याद रखना है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत आपको यह वॉलेट में आपको उपलब्ध कराएगा ये पैसे।
साथ ही साथ यह योजना मौजूदा जो पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन है, जिसे PMUSP कहते हैं, पीएम उच्च स्तर शिक्षा प्रोग्राम जो प्रोत्साहन है, उसके लिए ध्यान रखिए दो घटक। जो शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी निधि आपको जो दिया जाता है, उसके साथ साथ केंद्रीय क्षेत्र के ब्याज सब्सिडी भी पूरक के तौर पर शामिल किया गया। तो ये सब सारे फैक्ट को कवर करके जाने की आवश्यकता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। छठे नंबर प्रश्न पर देखिए, जो भी प्रश्न लिए गए ना, बहुत सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया गया। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में, इसके टॉपिक आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसको जरूर रिवीजन करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन क्या है, देखिए, कंबोडिया में H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के नए आपको रीएस्टेंट के मानव संक्रमण से जुड़े मामले सामने आए। क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल यह कथन हमारा सही है। वहीं H5N1 बर्ड फ्लू की पहचान सबसे पहले वर्ष 1996 में चीन के गिज में हुई थी। क्या यह कथन सही है? इसके संदर्भ को जब हम बात करते हैं तो यह भी कथन हमारा सही है, जहाँ सबसे पहले 1996 में आपको चीन के गिज में इसका क्या हुआ था, पहचान की गई थी। वहीं H5N1 की कई एनोफिलेंजा वायरसों में से एक माना जाता है। वही जो एवियन जो एनोफिलेंजा, जिसे बर्ड फ्लू भी हम लोग कहा जाता है, तो यह क्या कथन सही है? बिल्कुल यह भी कथन सही है। वहीं चौथे कथन पर जब आते हैं, देखते हैं, एनोफिलेंजा वायरस एक सिंगल स्ट्रेंड RNA वायरस है। तो क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल आपको यह भी कथन हमारा सही है। तो इसका मतलब सभी कथन हमारे सही हो जाते हैं। तो 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी याद रखना, 6 का डी हो जाए। जिसमें हम बात करते हैं कि जो बर्ड फ्लू वायरस है, जो कंबोडिया में आपको इसके रिसस्टेंट आपको देखने को मिले हैं। तो यहाँ से चीज़ों को कवर करके जाइएगा। यहाँ पर चर्चा का विषय यही था, कंबोडिया में मिलता है, तो इसके संदर्भ में विस्तृत चर्चा आपको देख के जाने की। जैसे H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस में से एक है, जो पक्षियों के अत्यधिक संक्रमण, श्वसन और रोग से उत्पन्न होता है, और यह बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1996 में सबसे पहले H5N1 बर्ड फ्लू की पहचान चीन के गिज में हुई। वहीं से लोगों को संक्रमित कर सकता है, और संक्रमण पशु उनके उत्पादों जैसे कच्चा दूध या अन्य उत्पाद खाते तो आपको भी, उनको भी होता है ये सब। जैसे डेयरी कर्मचारी को दूध जो खाएंगे, डेयरी उत्पादन करेंगे, तो उसके उनके जो उत्पादन करते हैं उनको भी यह संक्रमण हो सकता है। वहीं हम बात करते हैं वायरस संक्रमित स्तनधारियों से मनुष्यों में तो संचारित हो सकता है, लेकिन मानव से मानव नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है H5N1 के बारे में कि जो यह संक्रमण स्तनधारियों में तो हो सकता है, स्तनधारियों से मनुष्यों में, पर मनुष्यों से मनुष्यों में नहीं होगा। ये फैक्ट याद रखना। वहीं एनोफिलिंजा वायरस एक सिंगल स्ट्रेंड RNA वायरस है, जिसमें लिपिड युक्त आपको आवरण होता है। और मैंने आप लोग को जब रिवीजन बैच गूगल मीट पर कराया था, तो सिंगल RNA क्या होता है, डबल स्ट्रेंथ RNA क्या होता है, DNA क्या होता है, DNA के कॉन्सेप्ट क्या है, डबल हेक्सल मॉडल क्या है, सभी पर चर्चा किए थे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो लोग देखिए, जो लोग नहीं करते हैं, तो समस्या ये होती है ना, उनकी चीज़ें कहीं ना कहीं रिवाइज नहीं हो पाती है। तो मैंने आपको GS का जो रिवीजन बैच चलाया था, आप लोग जो लोग शामिल हुए हैं, आप उन सब चीज़ों को बार बार रिवीजन करके जाइएगा। प्रश्न में, एग्जाम में प्रश्न के तौर पर आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। वहीं हम जब बात करते हैं मौसमी इन्फ्लुएंजा के टीके, मानव H5N1 वायरस जैसे पशु जनित इन्फ्लुएंजा ए वायरस के संक्रमण का सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि ये टीके मुख्य रूप से मौसमी मानव इन्फ्लुएंजा वायरस उद्भेदों के लक्षण आपको क्या होते हैं, डिजाइन किए गए हैं। तो ये सब फैक्ट कवर करके जाने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए QS का एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आता है, तो इसमें भारतीय संस्थान के संबंधित कूट के बारे में प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संस्थान, उनकी रैंकिंग कौन सी है, कूट। तो यहाँ पर देखिए संस्थान दिया गया, रैंकिंग इधर दिया गया MNOP के सीरीज में, और 1 2 3 4 में दिया गया संस्थान, जैसे IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT कानपुर। और इधर दिया गया 44, 56, 60 और 67वां रैंक के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो यहाँ पर सीरीज मिलाने के लिए बात कर रहा है। तो कोई एक या दो आपको पता हो, तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। अगर हम इस
इसके संदर्भ को देखें तो सबसे पहले याद रखिएगा कुछ कॉन्सेप्ट। जैसे हमारा जो इस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के टॉप जो 550 जो टॉप 50 क्यूएस यूनिवर्सिटी जो रैंक निकाला गया, उसमें दो संस्थान आया। वहीं टॉप अगर हम बात करें 100 में, तो आपको कुल 7 संस्थान आए हैं, 7 संस्थान आए हैं। तो आपको यहाँ से भी चीज़ें याद रहेगी। अगर हम टॉप 2 की बात करें तो सबसे पहले याद रखना दिल्ली, दिल्ली आईआईटी दिल्ली आपको है, जहाँ पर यह 44वें रैंक पर है, 44 रैंक पर है। अगर हम बात करें आईआईटी बम्बई, बॉम्बे, तो याद रखिए आईआईटी बॉम्बे आपको कितने रैंक पर है, आपको यह 48वें रैंक पर है। तो ये फैक्ट याद रखना है। तो अगर यहाँ से दो चीज़ें मिल जा रही है तो सॉल्व कर लेते, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। तो आपका दिल्ली कितना है, 44 है, वेरी गुड। वन का क्या था, एम का 1 आएगा, ये आपको देखना है। तो आपको देख रहे हैं, आपको ये कथन और ये कथन डी और बी और डी आपको गलत हो जाता है। दूसरा हम आते हैं आईआईटी, आईआईटी खड़गपुर। तो ये खड़गपुर कौन सा है, आपको इसमें नहीं बताया गया। पहले दो ऑप्शन के अनुसार आईआईटी मद्रास में नहीं, कानपुर भी आपको यह नहीं दिया गया। तो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं तो टॉप 7 में देखते हैं। टॉप 100 में जब बच जाता है दो, तो 5 और संस्थान है जिनका नाम आपको रैंक याद करना है। जैसे हम बात करते हैं 48 हो गया, 48 दो हो गया। उसके बाद हमारा जो टॉप संस्थान है आईआईटी मद्रास है, आईआईटी मद्रास वो कितना रैंक लाया है, वो लाया है, आपको ध्यान रखिएगा, ये 56 रैंक है, 56 रैंक है। अगर हम मद्रास के बाद बोले खड़गपुर, खड़गपुर याद रखना है, खड़गपुर वो कितना रैंक है आपको, वह आपको 60 रैंक है। आपको इसके अनुसार भी आपको चीज़ें कवर हो जाए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है, आईआईटी मद्रास कितना है, फिर आपको मद्रास आपको 60 हो जाता है, याद रखना है। सॉरी 60 से आपको आईआईटी मद्रास जो है आपको कितना होगा, आईआईटी कानपुर यहाँ पूछा है 67 हो जाएगा, और मद्रास कितना हो जाएगा आपको, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कवर करके जाना है। जिसमें हम बात करते हैं ये अगर इसके संदर्भ को, तो यहाँ पर देखिएगा आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी भारतीय विज्ञान संस्थान 62, आईआईटी आपको कानपुर 67, दिल्ली विश्वविद्यालय 81 आता है। तो इसके संदर्भ को जरूर देख के जाने की आवश्यकता है। इसके उत्तर तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जिसमें हम लोग बात करते हैं, आपको जब सूची की बात की जा रही है तो इस सूची के संदर्भ में आपको याद करके जाना है। टॉप 5 में, जो टॉप 50 में है, दो आपको संस्थान भारत के हैं, और टॉप जो 100 संस्थान उसमें 7 आपको भारत है। तो इस तरीके से सारे फैक्ट को कवर करके जाना, जिस पर हम लोग चर्चा की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है, नेक्स्ट प्रश्न आपको देखिए, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024। ध्यान रखिएगा, आपको यह पहली रिपोर्ट आती है, प्रथम रिपोर्ट है, यह आपको लाई गई, किसके द्वारा लाई गई, यह फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। जिसमें हम बात करते हैं, आपको एक याद रखना है, biodb.com, इसके द्वारा उपलब्ध कराया गया है यह सूची, जिसमें प्रकृति संरक्षण के संदर्भ में बातें कर रहा है। तो इसके सूची की बात करें, जब टॉप 10 की बात करें, टॉप 5 की बात करें, टॉप 5 देशों की, और लेस लेस जो हमारा लेस आपको अंतिम जो पायदान पर खड़ा है 5 में, उसमें ध्यान रखिए भारत का रैंक कितना, 136 है, भारत 76 है, भारत का रैंक 176 है। और हम और भी देशों की बात करें तो इराक, इसके बाद माइक्रोनेशिया आएगा, इसके ऊपर माइक्रोनेशिया नेशिया, उसके बाद आपको इराक आएगा, इराक के बाद ईरान आएगा, इराक के बाद तुर्की, याद रखना तुर्की होगा, तुर्की, उसके बाद किरीबाती याद रखना। इस तरीके से आपको 180 देश ये होगा, बाकी सब सूची याद रखिए। टॉप 5 की बात करें तो लिक्जमबर्ग पहला है, एस्टोनिया दूसरा है, फिनलैंड चौथा है। उसके बाद आपको आता है क्या, यूनाइटेड किंगडम। तो ये सब सारे फैक्ट को कवर करके जाना है। अगर हम बात करें इसके संदर्भ में, तो इसका सही पुट कौन सा हो जाएगा, भारत 10वां नहीं है, 176वां है। तो ये संदर्भ को देखना है। जिसमें 4 का उत्तर गलत हो जाए तो इसका मतलब सही उत्तर क्या होगा, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर।
अगर इसके बारे में हम देखें कुछ तथ्य को, तो ध्यान रखना है कि ये biodb.com के द्वारा दिया गया, जिसमें सूचकांक आपको क्या किए गए, प्राकृतिक सरंक्षण जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत जो क्लाइमेट जो चेंज किया जा रहा है, उसमें जिस तरीके से भारत का प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसमें आपको जो 4 मापदंड अपनाए जाते हैं, जिसमें भूमि प्रबंधन, जैव विविधता के लिए खतरे, क्षमता और शासन, भविष्य के रुझान से संबंधित जो आपको पैरामीटर बनाए गए हैं, इस तरीके से चीज़ों को कवर करके जाने की आवश्यकता आप लोगों को है। टॉप 5 को जरूर याद कर लीजिएगा, और आपको जो हमारा सबसे अंतिम पायदान पर जो देशों की सूची है टॉप 5, उसे भी आप देख के जाइएगा, जो मैंने अभी डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बाकी चीज़ें आपको मैंने पहले भी बताया, जिसमें जारी करता क्या है, आपको कौन सबसे पहले जारी करता किया जाता है, इस बार जारी किया गया तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। 4 मापदंड मैंने आप लोगों को कवर किया, जारी करता कौन है, biodb.com, ये सब सारे फैक्ट रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 9वें नंबर प्रश्न पर। देखिए हाल ही में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें घटित हुई है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने भारत के उत्तरी पश्चिमी घाटों में एक डिलिफ जो फ्लेट्रा की एक नई प्रजाति की खोज की है। तो यह किस संस्थान के द्वारा की गई? भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान के द्वारा, अर्कर अनुसंधान संस्थान के द्वारा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के द्वारा, या जीव विज्ञान संस्थान के द्वारा। देखिए क्या है, इसके संदर्भ को सबसे पहले समझिए। देखिए एक प्रकार का एक प्रजाति है, जो क्या होता है कि अगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे के द्वारा, विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्था, उसके द्वारा किया गया, तो उसके वैज्ञानिकों के द्वारा भारत के उत्तरी पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट है, उसमें एक डिलिफ्लेट्रा की एक नई प्रजाति आप खोज करते हैं, जिसका नाम आपको डिक्लिफ्लेट्रा पॉलीमॉर्फा रखा गया, जहां पर यह पश्चिमी घाटों खुले घास के मैदानों पर ढलानों में होता है। यह ग्रीष्मकालीन में सूखे से बच सकता है, तथा घास के मैदानों में लगने वाले आग के प्रति भी अनुकूल होता है। देखिए हल्की आग लगती है ना, तो ये क्या होता है, जैसे आप दूब का पेड़ देखते हैं ना, आप लोग दूब का पेड़, दूब का जो पूजा में एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको इसका उपयोग किया जाता है। तो जो आपको उसमें आग लग जाता है ना, फिर भी बारिश आने के बाद इसमें पुनः इसमें जीवन आ जाता है। इसी तरीके से देख सकते हैं, इसमें भी उसी प्रकार की प्रकृति पाई जाती है। हालांकि व्यापक स्तर पर आग लगेगा तो ये जल जरूर जाता है, समाप्त हो जाता है, पर हल्के फुल्के आगों के लिए प्रतिरोधक के तौर पर भी ये काम करता है। तो इस तरीके से ग्रीष्मकालीन स्थितियों में यह स्वस्पंदन की स्थिति में हो जाता है। तो ये सब चीज़ें याद रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, नई प्रजाति कौन। अगर पश्चिमी घाट की हम बात करें, जो वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा यह एक श्रृंखला के तौर पर जानी जाती है। जो उत्तरी महाराष्ट्र से आपको सह्याद्री, कर्नाटक, तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़ियाँ, केरल के अन्नामलाई पहाड़ी और कारडेनम पहाड़ियों तक कहा जाता है। और आज ही मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में इसे कवर किया है। अगर आप लोग को याद हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आप लोग चीज़ों को कवर कर रहे हैं तो। आज ही मैंने इस पर चर्चा किया है, तो इतना जल्दी आप लोग तो भूलते नहीं होंगे। चलिए इसके अतिरिक्त हम यूनेस्को के बाद विश्व धरोहर सूची के स्थल की बात करें, तो इसमें मान्यता प्राप्त आपको इसको दिया गया, ये भी फैक्ट याद रखना है। इसमें बायो रिजर्व आपको 2 है, तो इसके बाद 13 राष्ट्रीय उद्यान है, कई वन्यजीव अभ्यारण्य भी इसमें शामिल है। इस तरीके से एक बृहद क्या करता है, जैव विविधता को ये सामने लेकर आता है, अब भारत की प्रकृति को और भी मनोरम बनाता है। यहीं पश्चिमी घाटी संरक्षण के लिए देखिए समिति गठित की गई है, गाडगिल समिति 2011 में, कस्तूरी रंगन समिति 2013 में। तो इसके संदर्भ को भी आपको कवर करके जाने की आवश्यकता है। चलिए इसके अतिरिक्त हम मैप में आते तो ध्यान रखिएगा, विंध्या जो आपको अरावली पर्वत है, इसके संदर्भ में जो आपको राजस्थान से लेकर आपको कहाँ तक जाता है, दिल्ली तक जाता है। उसके बाद विंध्याचल पर्वत, छोटा नागपुर पठार, आपको ईस्टर्न घाट जो हमारा है, पूर्वी घाट जिसे बोलते हैं। तो ये सब फैक्ट आज मैंने एमसी जो आपको गूगल मीट हुआ है, गूगल मीट जो क्लास सेशन लिया जा रहा है उसमें कवर कराया है, तो वहाँ से जरूर आप लोग को देखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बात करते हैं 10वें नंबर प्रश्न पर। तो 10वें नंबर प्रश्न को क्या देख रहे हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 58 कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित हाल ही में की गई है। तो इस बैठक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अभी हाल ही में चर्चा का विषय पहले भी रहा था, जब गंगा डॉल्फिन का निर्माण यहाँ पर आपको अनुसंधान के लिए आपको पटना में जो आयोजित किया गया था। ये सब फैक्ट आपको कवर करने
कराए गए थे। तो आपको यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, तो याद रखिएगा, ये डॉल्फिन एम्बुलेंस विकसित करने तथा गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए डॉल्फिन बचाव पहल की मंजूरी दी। क्या ऐसा किया गया? तो बिल्कुल ऐसा इस बैठक में आयोजित किया गया, तो उसमें यह पहल अपनाई गई। वहीं चंबल, सोन, दामोदर और टोंस नदियों के पर्यावरण को प्रभाव का आकलन करने के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। तो यह भी कथन इस बैठक में आपको से जुड़ा हुआ है, तो यह भी कथन हमारा सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों कथन हमारे सही है, एक और दो, दोनों कथन हमारे सही। इसके संदर्भ को देखें तो ध्यान रखिएगा, तीन चीजें याद रखिएगा महत्वपूर्ण रूप से। परियोजनाओं को स्वीकृत की गई है, डॉल्फिन एम्बुलेंस आपको विकसित किया गया, मंजूरी दिया गया। वही कछुआ संरक्षण के लिए आपको इसके पुनः व्यवस्थाओं को मंजूरी दी गई। बेसिन, गंगा बेसिन, और जो लुप्तप्राय कछुआओं का पूर्णवास क्षेत्र है गंगा बेसिन संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए मंजूरी दी गई है। यह बैठक आपको 14 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 58 आपको जो कार्यकारी समिति, उसमें यह निर्णय लिए गए। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, गंगा संरक्षण सांस्कृतिक जो विरासत को बढ़ावा देने के लिए वृत्तांत श्रृंखला के तीसरे सत्र के लिए बजट के साथ रग रग में गंगा श्रृंखला मंजूरी दी। तो आपको यह भी याद रखना है, रग रग में गंगा श्रृंखला कब हुआ है, उसकी मंजूरी कब दी गई? तो यही 58 कार्यकारी समिति में। अगर हम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की बात करें तो ध्यान रखिए, सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 1860 के तहत वर्ष 2011 में एक सोसाइटी के रूप में विकसित की गई है, पंजीकृत की गई है। और यह राष्ट्रीय गंगा परिषद जो 2016 में स्थापित है, जिसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का स्थान लिया, का क्रियान्वयन शाखा है। तो यह प्रश्न आपसे यहाँ पूछा जा सकता है। वर्तमान महानिदेशक इसके कौन है? तो राजीव कुमार मित्तल, याद रखना है। इन्हीं के द्वारा यह सब चीज़ें बैठक में अध्यक्षता की गई थी। सब फैक्ट को कवर करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? और यह आपका थंबनेल है, उसका आपको थीम भी इसी के आधार पर बनाया गया है। तो प्रश्न है, प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली, मुंबई, कोहिमा, दिसपुर। तो यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। बोडोलैंड हो रहा है तो बोडोलैंड तो असम के क्षेत्र में है, तो यह असम के क्षेत्रों में हो सकता है या पूर्वोत्तर के राज्यों में होगा, ऐसा आप लोग हो यह ध्यान में होगा। पर ध्यान रखना, इसका आयोजन आपको, प्रथम बोडोलैंड का आयोजन आपको आपको याद रखना 15-16 नवंबर को, आपको नवंबर को दिल्ली में याद रखना, नई दिल्ली में को आयोजित की गई, जो हमारा जो इंदिरा गांधी खेल परिसर वहाँ पर। इस फैक्ट याद रखने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 का सही उत्तर आपको ए हो जाएगा। इसके संदर्भ को और देखिए तो ध्यान रखिए, इसकी अध्यक्षता आपको, उद्घाटन कौन करते हैं? नरेंद्र मोदी के द्वारा। समापन कौन किया जाएगा? इनके द्वारा, ध्यान, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाएगा। ये फैक्ट को थोड़ा सा कवर करके जाना। विषय क्या है? समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भावना। इसके उद्देश्य के तहत ध्यान रखिएगा, बोडो समुदाय के साथ बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र और अन्य समुदायों की वृद्धि के लिए आपको भाषा विकास, शिक्षा विकास के लिए विरासत के तौर पर प्रकाश डाला गया। अब देखिए, ये बोडो जो महोत्सव की बात हो रही है या बोडोलैंड के क्षेत्र में शांति बहाल का जश्न। हाँ देखिए, 27 जनवरी 2020 को नरेंद्र मोदी के जो नेतृत्व में हस्ताक्षर किए गए, जो एक स्वायत्त क्षेत्र की बात करता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं जो बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र, जो टेरिटोरियल रेंज की बात हो रही है। तो इसमें असम के 4 जिले शामिल, जैसे कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदलगुरी। जो आपको देख रहे होंगे, उदलगुरी, बक्सा, चिरांग और आपको कोकराझार। तो ये क्या है? भूटान की तलहटी के नीचे ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है, और इसको एक निर्वाचित जो निकाय द्वारा प्रशासित किया जाता है, और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के नाम से जाना जाता है। जिसकी आपको जो विवाद असम के क्षेत्र में थे, इसके समाधान के लिए 27 जनवरी 2020 को इसका समझौता हुआ। तो ये सब फैक्ट याद रखना है। प्रथम आयोजन था, तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। जब इस प्रश्न को हम देखते हैं तो इसके संदर्भ को सबसे पहले प्रश्न में देखते हैं कि भारत के किस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कार्यक्रम के तहत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया है। तो इसके संदर्भ को सबसे पहले देखिएगा कि यह क्या है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन,
इसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी, मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में। और इसका उद्देश्य क्या है? सतत और सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देना। भारत सहित इसके 159 देश सदस्य है। ध्यान रखिएगा, अगर हम इसके जब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आपको उन्नयन गांव की बात करते हैं तो इसकी क्या है, ये एक प्रकार का सतत जो विकास लक्ष्य हमने बना रखा है, जिसमें हम लोग ये उसका जो 8.9 जो सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित जो बनाया गया लक्ष्य है, उसके रोजगार सृजित करता है, उसके स्तर पर स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को संरक्षित करता है। इस लक्ष्य के तहत जो हमने आपको छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जो गांव है धुध मारस में, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा आपको ग्रामीण विकास के लिए संयुक्त राष्ट्रीय पर्यटन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ आपको पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया। सब फैक्ट को कवर करना है। यही कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसके तहत धुध मानस वन जो घने वनों, कांगेर नदी और समृद्ध जैव विविधता के लिए घिरा हुआ है। इस प्रमुख पारिस्थितिकी पर्यटन को स्थल बनाता है, जिसके कारण इसका चयन किया गया। और जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1982 में आपको राष्ट्रीय उद्यान के लिए घोषित किया गया था। ये सब सारे फैक्ट कवर करना करके जाना है। अगर हम बात करें इसके प्रश्न के सही उत्तर की, तो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर, धुध मारस, जो छत्तीसगढ़ के आपको कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। बस्तर आपको कुछ वर्ष पहले आपको जो वहाँ पर जो नक्सलवाड़ी विद्रोह के लिए बहुत ही जाना जाता है, बहुत ही रेयर एरिया है, जिसमें आपको इसकी चर्चा यहाँ पर एक करे अगर हो रही है तो इस प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, इसको कवर करना है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 12 का डी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत भूटान सीमा पहली एकीकृत जांच चौकी की शुरुआत कहाँ से की गई? देखिए, पहली बार ऐसी घटना हो रही है तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें, भारत बांग्लादेश के साथ सीम आपको बेड़ाबंदी हुआ है, पाकिस्तान के साथ ऑटोमेटिक पहले से ही कुछ क्षेत्र आपको याद रखना है। जैसे हम इसके संदर्भ को देखते हैं तो पहला प्रश्न के तौर पर 13वां का जो है उसमें जोंग खर है, दरांग है, पश्चिमी कार्बी है, कछार है। तो यहाँ पर अगर भारत भूटान की सीमा की बात करें तो दरांग जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर आपको आपको क्या क्या एक चौकी बनाई गई है, जो 7 नवंबर, याद रखना 7 नवंबर का इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये आपका सही उत्तर क्या होगा? 13 का बी हो जाएगा सही उत्तर। अगर हम इसके संदर्भ को समझे, देखें, इसके थोड़ा सा डिटेल और चर्चा करें तो ध्यान रखिए 7 नवंबर 2024 को असम के भारत और भूटान की सीमा पहली एकीकृत जांच चौकी स्थापित की, जहां असम के दरांग में इसका उद्घाटन किया। असम के राज्यपाल जो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और भूटान के प्रधानमंत्री दसो सेरिंग आपको टोबेके, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। नवंबर 2023 में भूटान के नरेश भारत यात्रा के दौरान आए थे, उसी दौरान इसकी समझौता हुई। जो असम का एक क्षेत्र है दरांग, और भूटान का जो समुद्रुप गोंग खर जो क्षेत्र है, वहाँ पर आपको एकीकृत जांच चौकी बनाई जाएगी, जहाँ पर हम व्यापार करेंगे, हमारा जो व्यापार होगा और नेपाल का, भूटान का जो व्यापार होगा, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक आपको बेड़े स्थापित कर पाएंगे, जहाँ पर आपको सुविधा देंगे अनलोडिंग लोडिंग करने का, और भी चीज़ें भार वाहक बनाने के लिए, वस्तुओं के नाप तौल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। ये इस तरीके से व्यापार डेवलप होगा, ये बातें की जा रही। वहीं भारत भूटान सीमा पर 700 मीटर अंदर स्थित यह क्षेत्र में एकीकृत चेक पोस्ट को लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा विकसित किया गया। अगर हम बात करें जहाँ भारत द्वारा राष्ट्रीय मार्ग 2000 जो 27 है, NH 27, इस चेक पोस्ट पर कनेक्ट है, वहीं भारत भूटान की तरफ से जो आपको सामद्रुप जोंगरांग राजमार्ग से उसका मौजूदा स्थिति बताता है जुड़ा हुआ। अगर हम बात करें, भारत का व्यापार 2014-15 में भूटान के साथ, ध्यान रखिएगा कितना था आपको, 484 मिलियन डॉलर। तो वहीं हम जब बढ़कर ये 22-23 में आता है तो 1615 बिलियन आपको मिलियन डॉलर हो जाता है। तो इस तरीके से व्यापार जो है आपको भूटान के कुल व्यापार का लगभग 80%, ये फैक्ट याद रखना है। इसके साथ साथ याद रखिएगा हमारा जो भूटान के साथ अभी हाल ही में एक 5वें संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक आयोजित की गई 6 से 7 मई को। तो ये भी फैक्ट याद करके कर जाना है, जहाँ कहाँ हुई थी, लेह लद्दाख में हुई थी। आपको जो मई का महीना था वहाँ भी यह प्रश्न बना था, इससे संबंधित चीज़ों को कवर कराया गया था। तो आप मई महीना में जाके इसे जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें भूटान
के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य तो अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये याद रखना है। अगर हम भूटान भू आबद्ध राज्य है अर्थात लैंडलॉक स्टेट है, ये भी याद रखना है। चलिए इसके संदर्भ को अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाएगा। नेक्स्ट है 14वां नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन से संबंधित कथनों पर विचार करें। देखिए एक घोषणा हुई है, अगला जो 18वां जो आपको प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ होगा इससे संबंधित न्यूज आया था नवंबर के माह में, तो इसे कवर करके जाना है। हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछ दे, तो आपको जरूर कवर करना है। जैसे 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस से सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा, तो बिल्कुल यह कथन सही है। 18वां जो भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस है, उसकी थीम क्या रखी गई, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, तो क्या यह कथन सही है, तो बिल्कुल यह भी कथन सही है। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करने के साथ इसका समापन सत्र की अध्यक्षता की जाएगी, तो यह भी कथन हमारा सही है। और साथ ही साथ चौथे कथन पाते वर्ष 2005 में सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीय समुदाय को मान्यता देने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत की, तो क्या ये कथन सही है, तो ये कथन सही नहीं गलत है, क्योंकि यह वर्ष कब होगा 2003 में ऐसा किया गया था। तो इस तरीके से आप देखते हैं केवल एक कथन हमारा क्या है, गलत है। अगर ऑप्शन हम देखते हैं तो केवल एक कथन हमारा गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाए, ए होगा, 14 का ए हो जाएगा, इसे कवर करके जाइएगा। इसके कुछ तथ्य को देखिए तो सबसे पहले याद रखिएगा 25 में 8 से 10 जनवरी 2025 को 18वां प्रवासी भारतीय दिवस आपको कहाँ आयोजित होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसका थीम क्या रखा गया, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। देखिए पहले क्या होता था, 2003 में स्थापित किया गया था एल.एम. सिंघवी समिति 2002 की रिपोर्ट के आधार पर। वहीं पर 2015 में याद रखिएगा, यह पहले प्रत्येक वर्ष हुआ करता था, पर अब क्या हो गया, द्विवार्षिक 2 वर्षों में आयोजित किया जाता है, ये सब फैक्ट याद करना है। वहीं याद रखना 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से बाहर भारत लौटते हैं, तो उन्हीं के याद में या उन्हीं के योगदान के संदर्भ में इसे मनाया जाता है। और प्रवासी जो 18वां प्रवासी दिवस है आपको जो मनाया जाएगा, तो उसमें उद्घाटन कौन करेंगे, नरेंद्र मोदी, और समापन कौन करेंगे ये भी याद रखना है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एक सम्मान पुरस्कार भी दिया जाता है इस दौरान। तो यह फैक्ट उस दिन आपको पता चलेगा, तब तक आपको याद रखना प्रवासी जो नेक्स्ट प्रवासी 18वां कहाँ होगा, आपको ये सारे फैक्ट कवर करके जाने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15वां नंबर प्रश्न। हाल ही में जो पेंटर वेरिएंट समझौता आपको किया गया है, पेंटर आपको वेरिएंट समझौता निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच हुआ है, आपको याद रखना है। तो भारत यूएसए, भारत रूस और भारत फ्रांस और भारत जर्मनी। तो यह समझौता भारत और रूस के बीच आयोजित हुआ है। तो यह ध्यान रखिएगा ये किस प्रकार का, जो वायु रक्षा प्रणाली है, क्या है, वायु रक्षा प्रणाली है। पहले हम लोग S4 का भी चर्चा भारत और रूस के बीच आप लोग देखते होंगे, तो इसी तरीके से वायु रक्षा प्रणाली जो है आपको यह लेकर आता है, जहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर हम जो अहम सैन्य और औद्योगिक केंद्रों में हवाई खतरों से बचाने के लिए इसको मजबूत के तौर पर लाया। यह क्या डायनेमिक्स लिमिटेड और जो रोसो बोरॉन एक्सपोर्ट है उसके बीच सहयोग से अनुमति से इसे मिली है। वही आपको छोटी प्रणाली के मध्यम दूरी के सतह से हवा में मार करने, याद रखिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का एक समूह है। इस समझौते के तहत गोवा में आयोजित 5वें भारत रूस अंतर सरकारी जो आयोग था उस समूह के बैठक में हुई। तो यह कहाँ लिया गया, तो गोवा में आयोजित किया गया था एक बैठक, वहाँ पर यह लिया गया था। अगर हम बात करें इसी वायु रक्षा प्रणाली के बारे में, तो ध्यान रखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण मोबाइल प्लेटफॉर्म पर एक लॉन्च आपको यह डेवलप करके देता है, सैन्य प्रतिष्ठानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के हवाई खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया विमान, ड्रोन और सटीक निर्देशित युद्धों को सामग्री को शामिल करता है, जहां पर यह इसकी वेधन क्षमता और भी बढ़ जाती है। यह प्रणाली क्या है, छोटी से मध्यम दूरी के सतह सतह से हवा में मार कर सकती है। यह 30 मिलीग्राम स्वचालित तोपों के साथ जोड़ती है, जिसे बहुस्तरीय रक्षा बनाती है। यह ट्रक पर लदकर आपको यह यूज, जैसे S4 आप लोग देखे होंगे, S4 जो आपको 400 की बात होती है ना, उसी तरीके से यह टेक्निक डेवलप करता है, पर वो क्या होता है, इससे उन्नत संस्करण है। ये सब चीज़ें याद रखें, उन्नत रडार इसमें है, ट्रैकिंग प्रणालियां हैं, सुसज्जित की गई हुई पेंटिल याद रखिए 36 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्यों का पता लगाकर उसको हमला कर सकता है। तो इसका आपको याद रखें 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर ऊंचाई तक, अर्थात
आपको ये थोड़ा सा मैप याद, यह 15 होगा और यह कितना होगा, 36 होगा, ये याद रखना है। इस तरीके से चीज़ों को कवर करके जाना। नेक्स्ट है 16वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, गलत कथन कौन सा, ये चयन करता है। भारतीय वैज्ञानिक जो जो म्यूरेट ऑफ द पोटास के लिए नैनो मटेरियल कोटिंग को विकसित किया, क्या कथन सही, तो बिल्कुल यह कथन सही है। वही नैनो उर्वरक वे पोषक है, पोषक तत्व है जो नैनो मटेरियल के भीतर लेपित होते, तो क्या ये कथन सही है, तो दोनों हमारे कथन सही है। तो गलत कथन पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। 16 का क्या होगा, सी होगा, याद रखना है। चलिए अगर इसके संदर्भ को देखें तो सबसे पहले देखिएगा नैनो उर्वरक है क्या। तो नैनो उर्वरक वे पोषक तत्व होते हैं ना जिसमें नैनो मटेरियल अर्थात 100 नैनोमीटर या उससे कम आकार के आपको कण होंगे, भीतर समाहित होते, लेपित होते। यह नियंत्रित उत्सर्जन और तत्पश्चात क्या होगा, मृदा में इसके धीमे प्रसार की संभावना को बढ़ा देती है ताकि फसल उत्पादन में और भी वृद्धि हो सके। इसके बाद नैनो मटेरियल कोटिंग कराई जाती है। तो यह सतह पर परत पर लगाने की एक प्रक्रिया होती है। एक मान लीजिए कण है, उसके ऊपर परत लगाने का एक प्रक्रिया जो कोटिंग करता है, सूखे कणों को, पानी को, तेल को, गंदगी को दूर रखता है इससे। इस तरीके से नैनो जो मटेरियल जो कोटिंग तरल और ठोस दोनों तत्वों के रूप में पाई जाती है। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है। साथ ही साथ याद रखिएगा यह जो कोटिंग व्यवस्था है, आयरन ऑक्साइड, सोना, क्वांटम डॉट्स जैसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब आपको प्रश्न में पूछ सकता है किससे कोटिंग किया जाता है, तो आयरन ऑक्साइड, सोना, क्वांटम डॉट्स के। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा जो कोटिंग के लिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कार्बन नैनो ट्यूब का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये सब सारे फैक्ट याद रखने हैं। अगर हम बात करें जो पोटेशियम उर्वरक की 80% आवश्यकताओं को पूरा करेगा यह नैनो मटेरियल कोटिंग, तो इसे भी नैनो क्ले के तौर पर जानते हैं। तो ये सब सारे फैक्ट कवर करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं। 17वां नंबर प्रश्न जब आते हैं तो देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष बन चुनी गई है। तो ध्यान रखिएगा इसके प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, तो इसे जरूर कवर करके जाइएगा क्योंकि पहली आपको अश्वेत महिला है जो आपको ब्रिटेन के किसी भी आपको पार्टी की अध्यक्ष बनाई गई अर्थात नेतृत्वकर्ता बनाया गया। जैसे हमारा भाजपा है अभी भारत में, आपको कांग्रेस है, अन्य भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उसके अध्यक्ष की बात हो रही है आपको यहाँ ब्रिटेन का। तो यहाँ पर ऐसे ध्यान रखिए ऑप्शन दिया गया सविता वैद्यनाथन, ओलूरेमी टूनेबू, हादिया गाम्बो सवाबा और केमी बेडेनोच। ध्यान रखिएगा तो इसका केवी बेडेनोच आपको क्या होंगे, इसके सही उत्तर होंगे 17 का, क्योंकि उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये कहाँ के हैं? याद रखिएगा नाइजीरिया के हैं, ये याद रखना है। नाइजीरिया मुल्क के यह अमेरिकी ब्रिटिश नागरिक है जिसको आपको इनको यह पद दिया गया महत्वपूर्ण। वहीं हम सविता वैद्यनाथन की बात करें तो ध्यान रखिएगा यह कैलिफोर्निया में आपको जो मेयर चुनी गई, कैलिफोर्निया के क्यूपटिनो शहर की मेयर चुनी गई है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो इसको याद रखना है। अब भारत याद रखिएगा नाइजीरिया की प्रथम महिला जो नाइजीरिया के राष्ट्रपति की पत्नी द्वारा धारण किया जाता है, जिसमें जो ओलूरेबी टीनिबू याद रखिए उनको यह पदवी दी गई है। 29 मई 2023 को यह उपाधि दी गई। तो ये सब सारे फैक्ट कवर करने हैं। अब यह केमी जो बेडेनोच है, ध्यान रखिएगा नाइजीरियन मुल्क की आपको नाइजीरियन मुल्क की है। तो और साथ ही साथ इसके संदर्भ को समझिएगा कि यह रॉबर्ट जेनरी को हराकर यह पद धारण किए, तो यह भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। और भी हम बात करें तो यह 22 से लेकर 24 तक है आपको लिज ट्रस और ऋषि सुनक के अधीन कैबिनेट में कार्य कर चुकी है। और ऋषि सुनक हाल ही में हार के वजह से, अपने करारी हार के वजह से अपना इस्तीफा दे देते हैं कंजर्वेटिव पार्टी से। तो उन्हीं के पद पर इनका चयन होता है आपको केमी का। और साथ ही साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, कीर स्टारमर, जो लेबर पार्टी से हाल ही में इनका चयन हुआ है। और इसके सम्राट कौन है, चार्ल्स तृतीय। तो ये सब सारे फैक्ट कवर करिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 18वें नंबर पर। मुकाब परियोजना का आरंभ निम्नलिखित में से किस देश में किया जा रहा है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, विजन 2030 यह स्पष्ट करता है कि उस देश का। जैसे हम बात करते हैं यह योजना आपको उज्बेकिस्तान, सऊदी अरब, अल्जीरिया, सूडान, तो यह योजना सऊदी अरब का है। तो याद रखिएगा सऊदी अरब क्या कर रहा है कि आपको सऊदी अरब के द्वारा एक एक विजन आपको लाया गया, विजन
2030 जैसे हमारा विजन 2047 है ना, उसी तरह वहाँ का 2030 है, जहाँ पर क्या कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी इमारतों को विकसित किया जा रहा है। अर्थात विजन के तहत शहरीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सऊदी अरब के द्वारा किया जा रहा है ऐसा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब, याद रखना है। अब मुकाब का अर्थ क्या होता है? घन होता है। अरबी भाषा में उसका अर्थ क्या होता है? घन होता है, ये याद रखना है। साथ ही साथ मुकाब $50 बिलियन के परियोजना से शुरू किया गया, ये रियाद में बनाया जाएगा, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनने जा रही है। तो ये सब सारे फैक्ट है। 20 लाख वर्ग मीटर में यह विशाल क्षेत्र में फैला रहेगा। जो यह परियोजना है, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ऑफ मोहम्मद जो है बिन सलाम, उनके नेतृत्व में आपको विजन 2030 के पहल का हिस्सा है। जहाँ विजन 2030 की बात करें तो मेगा प्रोजेक्ट की बात करता है, शहरीकरण की बात करता है, जिसमें नियोम, मेगा नियोम की बात हुई, द रेड सी प्रोजेक्ट की बात होती है, अमाला, द रियाद स्पोर्ट बुलेवार्ड रियाद के द्वारा आपको यह सब जो आपको क्या है, सलमान पार्क की दिया, ये क्या है, मेगा प्रोजेक्ट्स आपको सऊदी अरब के हैं, जो आपको शहरीकरण को, जीवन स्तर को बढ़ावा देने के लिए बनाया जा रहा है। वहीं बात करें, सऊदी अरब ने विजन 2030 एजेंडे के तहत अनावरण करने के बाद $1 ट्रिलियन का विकास परियोजना इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की बात करता है, यह घोषित कर चुका है। तो इस फैक्ट को कवर करना है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न, जब हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, जिसे CBD कहते हैं, का 16वां सम्मेलन, जिस कोप ऑफ पार्टीज की बात होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया? कोलंबिया, मॉन्ट्रियल, पेरिस, जकार्ता। तो ध्यान रखिएगा, जो 16वां जो सम्मेलन है जैव विविधता सम्मेलन का, CBD की, तो ध्यान रखिएगा, यह कोप वो नहीं है जो जलवायु परिवर्तन COP29 हुआ, वो नहीं है, ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले इसका अजरबैजान हुआ, अजरबैजान, याद रखिए, अजरबैजान बाकू में इसका आयोजन किया गया। इस फैक्ट को कवर करना। इसकी बात करें तो ध्यान रखिए, यह कोलंबिया में आयोजित किया गया है, कोलंबिया, याद रखना है। क्लियर है? जो आपको कब हुआ है? 21 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक, याद रखना, 1 नवंबर 2024 तक यह इसका आयोजन किया गया है, जो आपको कोलंबिया के केली में हुआ है। कोलंबिया के कहाँ हुआ? केली, केली, याद रखना है। चलिए, इसके सही उत्तर में आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके संदर्भ, इसके और भी तथ्य की बात करें तो ध्यान रखिएगा, आपको ये केली फंड की स्थापना की गई इसके द्वारा। कब की गई? कम से कम 500% स्वदेशी लोगों का स्थानीय समुदाय पर खर्च किया जाएगा। आनुवंशिक संसाधनों के डिजिटल से जो सीक्वेंस है, इंफॉर्मेशन, डिजिटल अनुक्रम सूचना, इस सब के लिए क्या होगा? न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए आपको आपको केली फंड, जो आपको जहां आयोजन किया गया कोलंबिया के केली में, वो फंड उसी शहर के नाम पर फंड का स्थापित किया जा रहा है। अब इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, इसके सम्मेलन का विषय क्या था? प्रकृति के साथ शांति, पीस विथ नेचर की बात करता है। वही COP15 कहाँ हुआ था? ध्यान रखिएगा, इसके तहत आपको कुछ बुनियादी ढांचों के विकास के लिए अंतिम रूप से निगरानी ढांचा, संसाधन जुटाने की रणनीति, डिजिटल अनुक्रम सूचना, इस सब पर क्या हुए थे? समझौते हुए थे, जिसके तहत 15वां जो सम्मेलन आयोजित किया गया था 2022 के मॉन्ट्रियल में, कनाडा में आयोजित किया गया था। उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाया गया। और एक कम समझौता आता है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क, जो वर्ष 2030 तक आपको क्या, वैश्विक स्तर के जैव विविधता को क्या कर रहा है? नुकसान रोकना और उसकी भरपाई करना, ये सब लक्ष्य देता है। वही दिसंबर 2022 के पार्टी जो 15वां सम्मेलन कोप हुआ था, ध्यान रखिएगा, द्वारा अपनाया गया, जो सतत विकास लक्ष्य SDG के समर्थन करता है। और ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त जैव विविधता के लिए वर्ष 2011-20 की रणनीतिक योजना की उपलब्धियों पर आधारित कॉन्सेप्ट को लेकर आता है, जहां पर हम लक्ष्य अपने जैव विविधता को और भी बेहतर करने के लिए रणनीतियों को विस्तारित कर रहे हैं। तो ये सब सारे फैक्ट कवर करके जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जब 20वां पर आते हैं तो कथन के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, COP29 अजरबैजान के बाकू में 11 से आपको 22 नवंबर 2024 के बीच आयोजित किया गया। तो बिल्कुल यह कथन सही है हमारे है, इसी बीच आयोजित किया गया था। COP30 का आयोजन ब्राजील में किया किया जाएगा, यह भी कथन हमारा सही है, क्योंकि नेक्स्ट जो आपको कोप होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र UN की जो जलवायु पेरिस जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर गत 28 की एक बड़ी सफलता क्या रही है? जलवायु वित्त का नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य, जिसे NCQG निर्धारित किया गया था। तो कि यह कथन गलत है। यह आपको कहाँ हुआ? 29 में हुआ, ये फैक्ट याद रखिएगा।
जो NCQG का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो आगे मैं चर्चा करूँगा, वो आपको ध्यान रखना है। आपको कहाँ हुआ है? 29 में ही हुआ है। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तीन गलत हो जाएगा। तीन कहाँ कहाँ है? यहाँ यहाँ है। तो सी और डी में तीन है, तो आपको गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 2। अगर हम इसके बारे में COP29 के बारे में बात करें तो देखिएगा, यह अजरबैजान में 11 से 22 नवंबर 2024 को आपको आयोजित किया गया था। इसके भी सब थीम क्या रखेगा? सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश करना। अध्यक्षता आपको कौन किया था? मुख्तार बहादुर अगलू बाया, ये जो अजरबैजान के पारिस्थितिकी मंत्री हैं, याद रखना है। अब COP30 का आयोजन कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। वहीं COP28 का आयोजन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। COP29 में एक बड़ी सफलता हुई, जलवायु वित्त के नियंत्रण के लिए नया सामूहिक जो परिमाणित लक्ष्य आपको क्या किए? निर्धारित किए, जो क्या कहता है, वर्ष 2035 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को बढ़ाकर 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष देने की बात करता है। हालांकि यह 3 गुना जरूर है, विकसित देश आगे रखा है, पर भारत जैसे समेत कई देशों ने इसका विरोध किया इस समझौते का, क्योंकि यहाँ पर वित्तीय आवंटन की बात समस्या सामने आई थी। और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, COP29 कार्बन बाजारों के लिए तंत्र अंतिम रूप से दिए गए ऐतिहासिक समझौते की देश दर देश व्यापार पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत, जो संयुक्त राष्ट्र जो है उसके तहत केंद्रीय कार्बन बाजार को पेरिस समझौते के अनुच्छेद को शामिल किया गया। तो ये सब फैक्ट को कवर करना है कि जो कार्बन बाजारों को भी शामिल किया गया इस बैठक में। और भी बहुत महत्वपूर्ण है, पर पीटी और इन चीज़ों को जरूर इतना करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी के संदर्भ को, कि कोप क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या होता है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या होता है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, UNFCCC का प्राथमिक शासी निकाय है। जो ध्यान रखिएगा, वो इसका बैठ आपको वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में एक बैठक हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन। उस दौरान वैश्विक जलवायु वार्ता मार्गदर्शन करने के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, UNFCCC। उसी के लिए एक प्राथमिक शासी निकाय कौन है? कोप है। इसका उद्देश्य क्या है? ध्यान रखिएगा, गंभीर मानव जनित जलवायु व्यवधानों से बचने के लिए ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन को कम करना, सुरक्षित स्तर पर लाना, जो पूर्व औद्योगिक की स्थिति को बताता है। वहीं हम सदस्यता की बात करें, UNFCCC 198 देशों में पक्षकार शामिल है, जिसमें ध्यान रखें वर्ष 1900 वर्ष जो जिसमें 197 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। अर्थात इस तरीके से 198 पक्षकार शामिल माने जाते हैं, जो जलवायु कार्रवाई के लिए लगातार बैठते हैं। अभी COP29 है, COP30 आपको बताया भी मैंने, नेक्स्ट ब्राजील में होगा। ये सब फैक्ट कवर करके जाइएगा। महत्वपूर्ण समझौते इसके लिए किए गए हैं, कोटो प्रोटोकॉल 1997, कोपेनहेगन समझौते 2009, पेरिस समझौता 2015, ग्लासगो जलवायु सम्मेलन 2021। ये सब जो महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन है, एक बार जरूर रिवीजन करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, देखते हैं। हाल ही में किस स्थल पर प्रागैतिहासिक महापाषाणकालीन पद चिन्ह के 24 जोड़े और एक मानव आकृति की खोज की गई है, जिसमें ऑप्शन के तौर पर है सराईकला, बुर्जहोम, मडिकलई और देवासा। तो ध्यान रखिएगा, मडिकलई जो केरल में स्थित है, वहाँ पर आपको इस प्रकार के आपको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहाँ से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। हाल में बहुत से महापाषाणिक स्थलों की खोज की गई, चर्चा हुई है, तो जो पहले के सेशन में कवर किया जा चुका, इन सारे को रिविजन करके जाइएगा आप लोग। चलिए इसी में बात करें तो केरल के मडिकलई में प्रागैतिक महापाषाणकालीन पद चिन्हों में 24 जोड़े एक मानव आकृति की खोज की गई, जहां पर मेगालिथिक या महापाषाण काल से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। कर्नाटक के अभी हाल ही में उडुपी जिले में जो अलाकी जो पेरा में पाई गई प्रागैतिक रॉक भी इस कला से मिलती जुलती है। तो अभी हाल में आपको ध्यान है, केरल और कर्नाटक इस प्रकार से खोज हुई है। यह अनुमान इसका लगाया गया जो केरल में मिला लगभग 2000 वर्ष से अधिक है। अब ये सब फैक्ट याद रखिए। प्रागैतिहासिक जो काल है, अर्थ उसका क्या होता है? अभिलेखों के अस्तित्व से पहले मानव इतिहास की अवधि मानी जाती है। इसमें आरंभिक मानव अस्तित्व से लेकर लेखन प्रणालियों तक आगमन तक के समय शामिल होते, जो अमूमन कितने होते? 3000 ईसा पूर्व पहले के हैं। ये सब सारे फैक्ट है। और मानव महापाषाणकालीन संस्कृति की बात कर ले तो यह ध्यान रखिएगा, यह प्रागैतिहासिक जो सांस्कृतिक परंपरा को क्या करता है? जोड़ता है, दिखाता है, वहाँ से स्पष्ट करता है, जिसकी विशेषता बड़े पत्थर संरचनाओं
स्मारकों का निर्माण करना, जिन्हें महापाषाण मेगालिथिक रूप से भी जाना जाता है, पत्थरों से निर्माण किया जाता है। महापाषाण जो संस्कृति है एक मुख्य संकेंद्र दक्कन में विशेष रूप से गोदावरी नदी में देखने को मिलता है। अगर क्षेत्र विशेष पर देखें तो पंजाब के मैदान, सिंधु गंगा नदी बेसिन, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम। आप लोग ये सब हिस्ट्री के पार्ट में, एशियंट हिस्ट्री में आप देखते होंगे, और मैंने गूगल मीट में ये सब चीज़ें कवर कराया, जब एशियंट हिस्ट्री हो रहा था वहाँ मैंने कवर कराया था। अब हम बात करें जिसमें सरायकला बिहार, खेड़ा उत्तर प्रदेश, देवास राजस्थान प्रमुख है, ये सब सारे फैक्ट को कवर करके जाने की आवश्यकता है। क्लियर है? चलिए अगला हम बात करते हैं 22वां निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है कथन? तो वर्ष 2024 में बिरसा मुंडा की 150 जयंती मनाई जा रही है जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर। तो बिल्कुल यह कथन सही है। भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों का प्रतीक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेघालय लद्दाख में आयोजित किए जा रहे हैं। तो यह कथन गलत है, लद्दाख में नहीं होकर हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं। वहीं दूसरे SBI लगातार 9वें वर्ष भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों को 2024 में एक कंपनी जो है 2024 में एक रूप के तौर पर मान्यता मिली। क्या ये कथन सही है? ये भी कथन हमारे गलत है। देखिए सिंगापुर जो कंपनी है, बैंक ऑफ सिंगापुर, जिसे हम लोग DSB भी बोलते हैं, DBS, ठीक है ना, इसके द्वारा यह उपलब्धि हासिल की। और यहाँ से पहले भी प्रश्न पूछा गया है BPSC में, तो याद रखिएगा इस तरीके से प्रश्न अगर आता है तो महिला सशक्तिकरण में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल एक कथन हमारा सही है, क्योंकि यह जो 150वीं जयंती मनाई जा रही है यह कथन सही है, बाकी दोनों कथन गलत है। क्लियर है? चलिए इसके संदर्भ को समझिएगा, थोड़े से चीज़ों को देख लेना है। यह जो आपको भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों प्रतीक के लिए 4 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला जो आयोजित किया जा रहा है, याद रखिएगा रामपुर शिमला हिमाचल प्रदेश में। वहीं DBS बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, लगातार 9वें वर्ष इस प्रकार की उपलब्धि हासिल करता है, जहाँ महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनी के तौर पर इसे दर्जा दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा 15 नवंबर 2024 को धरती जो हमारे आवा क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा की 150 जयंती, आपको जिसे जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, को मनाई जा रही है। तो 150वीं जयंती, यहाँ से प्रश्न बिरसा मुंडा से हिस्ट्री में भी पूछे जा सकते हैं, करेंट में भी पूछे जा सकते हैं, इसे कवर कीजिएगा। वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई में आपको ध्यान रखिए लगभग 6600 करोड़ रुपये का योजनाओं को शुभारंभ किए। तो ये सब फैक्ट आपको कवर करके जाने की आवश्यकता है। देखिए अगला जो प्रश्न है और भी महत्वपूर्ण है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ONOS, इस प्रकार के बहुत से योजना देश में चलाई गई। वन नेशन वन प्रोडक्ट्स, इस तरीके से आप लोगों को वन इलेक्शन की बात होती है, ये सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया गया है ना। तो आपको क्या करना, देख के जाना है। योजना लागू की अवधि 5 दिसंबर 2024 होगी, 1 जनवरी 2025 होगी, 1 मार्च 2025 होगी, 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 से यह की गई है। कब से की गई है? लागू अवधि है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। 1 जनवरी, आपको 1 जनवरी 2025 से इस योजना को लागू किया जाएगा। जहाँ पर बात की जाती है ना, अगर इसके जो विश्व शोध लेख हैं उनको क्या, विद्वानों को क्या किया जाएगा, पत्रिकाओं को देशव्यापी पहुंच स्थापित किया जाएगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान के तहत जो 3 वर्ष के लिए आपको मंजूरी दी गई। लक्ष्य क्या है? सभी सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए जर्नल एक्सेस के लिए अलग अलग दृष्टिकोण को एक जगह इकट्ठा करना, अर्थात एक्सेबल बनाना। इसी तरीके से समन्वय सूचना पुस्तकालय नेटवर्क द्वारा क्या किया जाएगा, जहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के द्वारा यह एक स्वायत्त अंतर विद्यालयों का केंद्र बनेगा। इस योजना 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। आवंटित राशि 25, 26, 27 की अवधि के लिए लगभग 6000 करोड़ को आवंटित किया गया। ये सब सारे फैक्ट कवर करके जाने की आवश्यकता आपको है इस कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया जा रहा है? ब्राजील, भारत, चीन, आपको श्रीलंका। इस भारत के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में आपको पता होगा 2025 को क्या मनाया जा रहा है, आपको अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय जो सहकारिता वर्ष के तौर पर मनाया जाए। सब फैक्ट पहले भी मैंने कवर कराया है ना, तो इसे याद रखना है। वर्ष के तौर पर मैं कुछ 2023, 24, 25 का आपको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन कौन सा, ये सब सारे फैक्ट आप लोगों को मैंने पहले भी दिया है। प्रीवियस जो MCQ आपको कराए गए हैं आपको जनवरी से लेकर नवंबर के बीच में, तो ये सब सारे को रिवीजन करके जाइए। एग्जाम में जो प्रश्न है यहाँ से डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा।
अगर हम बात करें तो ये 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार होगा नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संगठन की बैठक। आपको वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। इस कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया 2025 को। अगर हम ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 की बात करें तो ध्यान रखिए इसका थीम क्या रखा गया, विषय क्या रखा, सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्धारण आपको रखा है। ऐसे ही भारत का भी एक कॉन्सेप्ट लेकर चलता है। अब इसमें ध्यान रखें यह कार्यक्रम इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव जो लिमिटेड उसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के द्वारा, कृषि भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा आपको आयोजित किया जाए। कमल की तस्वीर के लिए एक पंच तत्व आपको बनाए, जो कमल का पंखुड़ी होता है उसके लिए पंच तत्व नाम दिया गया है। याद रखिएगा उसके लिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के लेके एक तस्वीर वाला एक स्मारक टिकट भी जारी किया गया। ये सब फैक्ट याद रखना। और हम भारत में सहकारिता की बात करें, सहकारिता क्षेत्र की, तो 97 जो हमारा संविधान संशोधन 2011 में हुआ था, तो भारत में सहकारिता को संवैधानिक दर्जा दिया गया संरक्षण बढ़ावा देने के लिए। भाग आपको 9 का बी जो है आपको 243 ZS से लेकर ZT तक आपको जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों उनके कामकाज से संबंधित है। इसे सहकारी समिति बनाने के अधिकार अनुच्छेद 19A के तहत मौलिक अधिकार भी देता है। ये सब फैक्ट कवर करके जाइएगा, पॉलिटी में प्रश्न पूछ सकता है। वही सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य नीति निर्देशक तत्व आपको 43B तक आपको शामिल किया गया था। सारे फैक्ट को रिवीजन कीजिएगा, रिवीजन करके जाइएगा और तथ्य को देखिएगा। पर करेंट का तथ्य क्या है, उसके कॉन्सेप्ट का तत्व क्या है, पॉलिटी का पार्ट क्या है, ठीक है ना, ताकि चीज़ें और भी बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाए। आज का लास्ट, नवंबर का लास्ट जो क्वेश्चन होगा तो इसे क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है। गलत प्रश्न कौन सा है, गलत कौन सा है, जिसे देखिएगा उपरोक्त में कौन सा कथन आपको यहाँ पर पूछ रहा है गलत है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम, और यहाँ पर दे दिया, देखिए इस प्रकार की भी चीज़ें पूछ सकते हैं। ऊपर लिख दे गलत कौन सा है अर्थात कथन सही कौन सा है, तो इसके अर्थात आप ये पढ़ते होंगे ना, तो इस तरीके से चीज़ें भी पूछी जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष में कम उम्र के बच्चों सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, तो ये बिल्कुल हमारा कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भारत दोबारा अध्यक्ष चुना गया है, तो कथन कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो हमारा ध्यान रखिए कथन 1, कथन 2, न तो 1 न तो 2 और उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिए दोनों कथन हमारे सही हैं, तो उपरोक्त सभी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस फैक्ट को याद करके जाने की आवश्यकता है। अगर हम इसके बारे में बात करें, ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की रोक लगाई है। इसके लिए और भी व्यापक सुधार की आवश्यकता है, फिर भी आपको इसके लिए पहला कदम उठाया गया, ये इंपॉर्टेंट से ये याद रखिएगा। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भारत दोबारा अध्यक्ष बनता है। इसका गठन 2015 में हुआ था, मुख्यालय गुरुग्राम में। 2 वर्षों के लिए भारत अध्यक्ष बना। वहीं फ्रांस, ध्यान रखिएगा इसकी बैठक 7वीं आम बैठक मिलेगी। वहीं फ्रांस आपको उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये ग्रेनाडा क्या है उसको हराकर यह पद पाया है, तो यह भी याद रखिए, सारे फैक्ट को कवर कीजिएगा। जो आप लोगों को मैंने करंट कराया, टॉपिक कराया, उसे रिवीजन करके जाइए। देखिए जनवरी 2024 से लेकर आपको नवंबर 2024 तक करंट, महत्वपूर्ण जो करंट है 25-25 क्वेश्चन का आपको लगातार कराया गया। तो इससे आप एक बार जरूर जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन कर लीजिएगा। साथ ही साथ देखिए जीएस के लिए मैंने रिवीजन आपको कराया है, ठीक है ना, रिवीजन मैंने कराया है गूगल मीट पर, तो आपको यह भी काम करेगा। साथ ही साथ आपको करंट के लिए ध्यान रखिएगा, आपको क्या कराया जा रहा है, 11 दिसंबर को आपको शाम इवनिंग में आपको रिवीजन बैच चलाया जाएगा। जिस तरह गूगल मीट में हम लोग कराते हैं उसी तरह रिवीजन होगा। यहाँ पर MCQ फॉर्म में कुछ होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जिसको लास्ट समय में आप लोग रिवीजन करके जाइएगा, तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगे। 12 तारीख को आप लोग अपने सेंटर तक पहुँच जाइएगा समय के साथ, और आपको 13 को जो एग्ज़ाम शेड्यूल दिया गया, चेतावनी में जो बातें दी गई है उसके अनुसार अपने काम को अच्छे से अंजाम दीजिएगा। बीपीएससी इस बार कुछ अलग ही मूड में दिख रही है, तो थोड़ा सा अपने तरफ से अपनी सेफ्टी को लेकर चलना है। जो दिशा निर्देश दे रहा उस दिशा निर्देश को अच्छे तरीके से फील करते हुए एग्ज़ाम देना है, कूल माइंड। जो आपने 1 वर्ष की अवधि में जो तैयारी की है, उससे पहले जो आपने तैयारी की है उसको अंतिम रूप देने का समय आ गया, अंतिम रूप देने का समय आ गया। पीटी को क्लियर कीजिए, उसके बाद हम लोग मेंस में मिलेंगे। मेंस में क्या करेंगे, मेंस का प्रोग्राम आप लोगों के लिए सामर्थ्य लाया जाएगा, सामर्थ्य प्रोग्राम, ठीक है ना, सामर्थ्य प्रोग्राम लाया जाएगा
जो आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा, ठीक है ना, उसके लिए हम लोग लगातार बात करेंगे, चीज़ों को कवर करेंगे। कब? आपको 14 तारीख को शाम में किया जाएगा। शाम में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, या कैसे कवर किया जाएगा, ये सारे तथ्यों को देखेंगे। चीज़ें और भी आपको ईजेबल एक्सेबल के तरीके से हम लोग उपलब्ध कराएंगे, ताकि और भी हमसे आप लोग जुड़ पाए। उम्मीद करता हूँ जो करेंट कराया गया उससे लाभ आप लोगों को मिलेगा। अंतिम समय में रिवीजन करिएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद, चीज़ों को कवर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।